नेक्स्ट टॉपिक इज बर्नौली थ्योरम। ये वर्ड आपने पहले सुना है कभी? क्लास 11 में नहीं सुना होगा, ठीक, नया शब्द आपके लिए। तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ कीवर्ड डिस्कस करेंगे। पहला कीवर्ड है स्टेडी फ्लो। हाँ जी, मैं लिख देता हूं। दो टर्म देखेंगे, एक स्टेडी फ्लो और बीच में एक टर्म और आएगा और टर्ब्यूलेंट फ्लो। जो लास्ट टॉपिक किया हमने बायोंट फोर्स और आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें क्या था, आपका लिक्विड स्टेशनरी था, है ना, आपका लिक्विड स्टेशनरी था, क्या फ्लोट करेगा क्या सिंक करेगा, वो सब डिस्कस किया हमने। बर्नौली थ्योरम में आपका लिक्विड मूविंग है ना, और मूविंग में दोनों टर्म आ रहे हैं, स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। बिना इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जाने अगर आप बहुत ही लेमन टर्म्स में समझना चाहो तो स्टेडी फ्लो का मतलब स्मूथ फ्लो, और टर्बुलेंट फ्लो का मतलब है जो भूल भुलैया घूम ऐसे पानी का फ्लो स्मूथ नहीं है, ठीक है। ये आपका बेसिक है। अब टेक्निकल बातें, टेक्निकल पॉइंट्स क्या आएंगे स्टडी फ्लो में। फॉर एग्जांपल, पहले आप समझ लें फिर मैं लिखवा दूंगा। ये एक पाइप है और अगर पाइप का प्रोसेक्शन सेक्शन भी बराबर नहीं है, फॉर एग्जांपल कहीं से पाइप आपका कम उसका है और आपका आगे जाके वो वाइड हो रहा है, तो होगा क्या, पानी पहले यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएगा और फिर आपका फैल जाएगा, बट वो टर्बुलेंट कहीं नहीं, वो स्मूथ फ्लो रहेगा, है ना। उस पॉइंट, इस बात का मतलब क्या है, अगर ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो भी लिक्विड का पार्टिकल फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी, अगर आपने जब देखा उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी ये है, इस पॉइंट पर जब अगले पार्टिकल पास करेंगे उन सब की भी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी यही रहेगी। दोबारा बता रहा हूं मैं, जब आपका स्मूथ फ्लो रहेगा तो मैंने एक स्पेस में एक पॉइंट फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से पास होने वाले लिक्विड पार्टिकल की वेलोसिटी यदि v है, इसी पॉइंट से अगला पार्टिकल पास करेगा उसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वाइज सेम रहेगी। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इस पॉइंट से एक पार्टिकल पास किया और उसने यहां से पास होने के बाद लेट से ऐसा एक पाथ फॉलो किया, जो इस पॉइंट से इसके बाद वाला पार्टिकल क्रॉस करेगा वो भी एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगा। सेकंड पॉइंट ये, जो ये पाथ होता है इसको आप बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन। और तीसरा पॉइंट ये है, कोई भी दो स्ट्रीम लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कोई भी दो स्ट्रीम लाइन आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आप पहले तीनों पॉइंट्स लिख लें और फिर मैं आपको इसमें और कुछ बचेगा तो बताऊंगा। लिखिए आप, पहला पॉइंट, स्टेडी फ्लो का पहला पॉइंट, फ्लूइड वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी at a point at a point does not change with time. Fluid velocity at a point does not change with time. किसी एक गिवन पॉइंट पे यहां पर आपके फ्लूइड की वेलोसिटी नहीं बदलती है, एक पॉइंट। सेकंड लिखेंगे, पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, particles passing through a given point follow same path, follow same path. Particles passing through a given point follow same path, ब्रैकेट में आप लिखेंगे path is called streamline, path is called streamline. Third point, streamlines, streamlines do not intersect each other, do not intersect each other.
आप ऐसे समझें कि एक लिक्विड आपका ऐसे फ्लो कर रहा था, ये मैंने स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ की हैं। अगर आगे आपका एरिया कम हो गया तो आपकी स्ट्रीम लाइंस ऐसे जाएंगी, बट कोई भी स्ट्रीम लाइन आपस में आपको एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है, स्मूथ फ्लो आपका रहेगा। सेकंड आप नोट करेंगे लेमिनार फ्लो। लेमिना वर्ड का मतलब होता है, लेमिना मीन्स प्लेन और शीट। लेमिनार फ्लो में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो लेयर्स में फ्लो करता है। ऐसे आपका लिक्विड बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लाइड कर रही होती है ना, ये आपका लेमिनार फ्लो होता है कि एक लेयर के ऊपर आपकी सेकंड लेयर की वेलोसिटी एज कंपेयर टू द लोअर लेयर ज्यादा होती है, स्लाइड करता है उसके ऊपर, ठीक है। आप लिखेंगे, पॉइंट लिखें इसका, इन लेमिनार फ्लो, इन लेमिनार फ्लो stream lines are straight and parallel, straight and parallel। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पार्टिकल मूव इन, पार्टिकल्स मूव इन, पार्टिकल्स मूव इन लेमिने, लेमिना का मतलब प्लूरल LAMNINAE, लेमिने, और लेयर्स, और लेयर्स स्लाइडिंग स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर, स्लाइडिंग स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर, ओवर एडजेसेंट लेयर, स्लाइडिंग स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर, ठीक है। तो अगर लेयर्स में है तो आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रीम लाइंस पैरेलल हो गई, है ना। पहला पॉइंट ये लिखा है, तो पहला दूसरा पॉइंट एक दूसरे का बहुत अलग नहीं है, सेम पॉइंट ही कन्वे कर रहा है, बस आपको ये समझना है कि लेयर्स में मूव करता है आपका लिक्विड या फ्लूइड, या लेमिनार फ्लो रहता है। थर्ड आप लिखेंगे टर्बुलेंट फ्लो। नहीं यार, ये अलग है, तभी अलग लिखा है। हाँ जी, टर्बुलेंट फ्लो में आप पहला बुलेट पॉइंट बनाएंगे, इन टर्बुलेंट फ्लो कोमा द फ्लो इज इरेगुलर, irregular, the flow is irregular, flow is irregular। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, it is responsible for energy loss, it is responsible for energy loss। होगा क्या, जब आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, लेकिन टर्बुलेंट हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आपका नदी में पानी स्मूथली फ्लो कर रहा है, स्टडी फ्लो है, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। बीच में बहुत बड़ा पत्थर आ गया तो एकदम पत्थर से पानी टकराएगा, साउंड, फ्रिक्शन, हीट, उस सब में उसकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो आपकी टर्बुलेंट फ्लो में हमेशा आपके फ्लोइंग लिक्विड की एनर्जी लॉस होती है, स्टडी में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी। लेमिनार में बेसिकली अगर वो फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो रहेगी, बाकी अगर स्मूथ फ्लो है तो नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखें फोर्थ पॉइंट, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो।
जो लिक्विड आपका कंप्रेस हो सके वो कंप्रेसिबल है, और जो कंप्रेस ना हो सके वो इनकंप्रेसिबल है। आप ये बताएं, क्या गैस कंप्रेसिबल होती है? गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। क्या लिक्विड कंप्रेसिबल होता है? होता है। आप ऐसा करना, आज नहीं होता ना, अगर ग्लास में आप पानी ले लोगे और उसी के ऊपर एक साइज का सर्कल काटोगे और उसको आप उसके ऊपर एग्जैक्टली रखोगे, पिचकाओगे, बशर्ते पानी साइड से ना निकलता हो, है ना, आपने एग्जैक्टली साइज का कट करना तो आपको आप बहुत मुश्किल से प्रेस होगा, है ना। तो क्या, हाँ बहुत लगाओगे तो होगा ना, है ना। देखो ऐसा तो आपका सॉलिड के साथ भी होगा, है ना। आपका बहुत सॉलिड में स्पेस नहीं है, अगर बहुत आप प्रेशर से कंप्रेस करोगे तो वो पिचक जाएगा। बट इन जनरल आपकी नॉर्मल फोर्सेस से आपका लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। हाँ लो कंप्रेसिबिलिटी है, बट कम है कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लिखें। ये एक बात और बताओ, क्या कंप्रेसिबल लिक्विड्स में लिक्विड की डेंसिटी वेरी करेगी या कांस्टेंट रहेगी? आराम से सोच लें, क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो कंप्रेसिबल लिक्विड्स हैं, क्या उनकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी या वेरी करेगी? वेरी करेगी। और जो इनकंप्रेसिबल है वो कंप्रेस होगा ही नहीं, तो उसमें डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। बस यहाँ पे आप एक एक पॉइंट्स लिखेंगे कि कंप्रेसिबल लिक्विड में डेंसिटी वेरी और इनकंप्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट। आपकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे डेंसिटी वेरी करेगी। एक पॉइंट पे अगर बड़ी है, वही सही बात है, एक पॉइंट में बड़ी है, प्रेशर ज्यादा हो गया, उसके बाद प्रेशर कम हो गया तो वापस उसके मुकाबले घट जाएगी। डन। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखेंगे आप, रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो में क्या होता है, आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है और जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रहे हैं, है ना, इसको रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। अब लिखेंगे पार्टिकल्स फ्लोइंग अलोंग डिफरेंट पाथ, पार्टिकल्स फ्लोइंग अलोंग डिफरेंट पाथ लाइंस, पार्टिकल्स फ्लोइंग अलोंग डिफरेंट पाथ लाइंस या स्ट्रीम लाइंस, जो भी आप बोले, कोमा रोटेट अबाउट देयर एक्सिस ऑल्सो, रोटेट अबाउट देयर एक्सिस ऑल्सो। पार्टिकल घूम घूम के आगे बढ़ रहा है तो रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। पहले कहीं पे आई है ये क्वेश्चन? हाँ जी बेटा बताएं। रोटेशनल फ्लो आपका लिक्विड में ही रहता है, मतलब अलग अलग तरह के लिक्विड हैं, जिसमें आपका पार्टिकल आगे बढ़ते बढ़ते घूम घूम के आगे बढ़े, आपका रोटेशनल फ्लो है। ये पूछ रहे थे? ठीक है, हाँ जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। रोटेशन से लॉस नहीं होता, आपका फ्रिक्शन वगैरह से होता है। ये आपकी एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे ये ज्यादा डायमीटर है, यहाँ पे कम डायमीटर है। लेट्स से दिस एरिया इज A1 and velocity of particles when entering in this area is V1, और जब यहां से एग्जिट कर रहे हैं तो ये एरिया आपका A2 है और ये वेलोसिटी V2 है। इससे पहले आप ये बताएं, अगर एक
पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और उसकी वेलोसिटी v है लिक्विड की, तो वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड फ्रॉम द पाइप क्या होती है? ए वी रो, रो नहीं होती, एवी। आप यहां पे लिख सकते हैं वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड इज ए इंटू वी। ये बताएं, सबको बताया गया, हमने किया हुआ है कई बार, है ना, ए इंटू वी। ठीक है, अब यहां पे देखें, क्या जितना पानी यहां से एंटर कर रहा है क्या उतना ही एग्जिट भी करना चाहिए? क्योंकि उस मीडियम के अंदर कहीं इकट्ठा तो हो नहीं सकता है ना, तो जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट भी करेगा। तो आप बोलेंगे A1V1 इक्वल टू A2V2। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन। का मतलब है कि जितना मास एंटर कर रहा है पर सेकंड में उतना ही एग्जिट भी करेगा, कुछ मास अंदर स्टोर नहीं होगा आपका। ठीक है, आप अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो लिख लें आप, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एग्जिटिंग पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग पर सेकंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर एग्जिटिंग पर सेकंड। जितनी वॉल्यूम पर सेकंड एंटर कर रही है उतनी आपकी एग्जिट करेगी, क्योंकि आपका मास क्या है? कंजर्व रहना है। ठीक है, ये एक पाइप है, लेट से यहां पर जो पानी फ्लो कर रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। सुनेंगे ध्यान सब लोग, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से कर रहा है तो जब आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब पहली बूंद पानी की निकली आपने उस समय आपकी क्लॉक स्टार्ट की, स्टॉप वॉच, और 1 सेकंड तक आप मान लें कि आगे पाइप ही है और ट्रांसपेरेंट पाइप है, तो 1 सेकंड में जो पहली बूंद निकली थी वो कितनी आगे जा चुकी होगी? कितनी आगे अरे, अगर वो पानी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, पहली बूंद जब आप निकली यहां से और आपने अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट की, 1 सेकंड बाद वो बूंद यहां तक पहुंच चुकी होगी, 5 मीटर आगे पहुंच चुकी होगी। दिस इज 5 मीटर, और उसके पीछे वाली सारी ड्रॉप्स इस रेड वाले सिलेंडर में आ चुकी होंगी। अगर मुझे निकालना है कि वॉल्यूम कितनी है इस सिलेंडर की, तो एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू इट्स लेंथ, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आपका ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इनटू वेलोसिटी। कितना वॉल्यूम बाहर निकला 1 सेकंड में, आगे ना। एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो उसके बेस का एरिया इनटू इट्स हाइट रहता है। तो आपका ये वेलोसिटी जितनी है 1 सेकंड में उतनी तो हाइट आएगी, तो इतनी वॉल्यूम निकली 1 सेकंड में, ए इंटू वी। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं आपकी बर्नौली थ्योरम पे। बर्नौली थ्योरम से पहले दो चीजें आपको बतानी पड़ेंगी जो पहले आपके आ चुकी हैं। एक आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम और एक पोटेंशियल एनर्जी की जो आपकी थ्योरम रहती है, टर्म रहती है। हाँ जी, वर्क एनर्जी थ्योरम देख लें आप। वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आप एग्जैक्ट वर्डिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नेट वर्क डन या नेट वर्क डन
नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड डेफिनेशन आपकी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की केस में प्रेजेंट लगती है, कहीं भी लगती है? कहीं भी लगती है। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। इसलिए मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी नेट फोर्स एक्ट कर रही है, उन नेट फोर्सेस का जो वर्क डन है वो डेल्टा के बराबर होगा। एक पॉइंट, क्या ये सेकंड वाली इक्वेशन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में एप्लीकेबल है? हाँ, हाँ, ये आपकी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के केस में एप्लीकेबल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही आता है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, नॉन कंजर्वेटिव में नहीं आता। ठीक है, जब हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, आपको ध्यान होगा जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी चेंज देखा है, वहां पे काइनेटिक के चेंज को जीरो कंसिडर किया है। जब वो तीर कमान वाला एग्जांपल है, हमने स्लोली स्ट्रेच किया था उसको। स्लोली करने का मतलब है कि वी आर नॉट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन करने से आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ सकती है। अगर ऐसा हुआ कि जो भी फोर्सेस हैं वो आपके कंजर्वेटिव हैं, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तब दोनों आपकी एप्लीकेबल होंगी। ये तो हमेशा एप्लीकेबल होती है और ये तो एप्लीकेबल है ही। तो जितना वर्क डन करेंगे उसके कारण या तो चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में या फिर पोटेंशियल एनर्जी में। इस इक्वेशन को हम अभी यूज करेंगे। ये इक्वेशन आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाती है, कंजर्वेशन ऑफ ठीक है, यही प्रिंसिपल यूज होगा आपका बर्नौली थ्योरम में। बर्नौली थ्योरम के कुछ एजम्पशंस भी हैं, आप लिखेंगे एजम्पशंस ऑफ पहला लिखेंगे पहला पॉइंट है, ये तो लिखा ही हुआ है, आप लिख लेना, कोई बात नहीं। फर्स्ट assumption इज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। सेकंड लिखेंगे फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस स्पेलिंग आपकी पहला आपने लिख लिया, क्या है? इनकम्प्रेसिबल। दूसरा आपका नॉन विस्कस। थर्ड, फ्लो इज स्टेडी। फ्लो इज स्टेडी। फोर्थ इज फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब रोटेशनल नहीं है उसके अंदर। ये सब एजम्पशंस लिखवाने का एक ही मतलब है कि आपके लिक्विड की एनर्जी कहीं पे वेस्ट नहीं हो रही है। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो कि आपकी एनर्जी को कम करता है, तो आपकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्लियर? अब आप बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। बर्नौली थ्योरम लिख के उसका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। Bernoulli's theorem is the Bernoulli's theorem is the mathematical expression
of law LAW, mathematical expression of law of mechanical energy conservation in fluid dynamics, कुल मिला के हमने अब तक जो किया है, आपके चाहे कीवर्ड्स हो, एजम्पशंस हो, सब बातों का एक ही एम था कि फ्लोइंग लिक्विड में आपकी एनर्जी कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कंजर्व है, उसी प्रिंसिपल को यूज करके हम बर्नौली थ्योरम को भी डिराइव करेंगे। ठीक, आपका डेरिवेशन है अभी ये बर्नौली थ्योरम का। हाँ जी, हाँ सेंटर तक है। जो H1 हाइट है, इस ये एक पाइप है जिसमें आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है। लिक्विड इसके पहले भी है, सुनेंगे ध्यान से, लिक्विड आपका यहां से फ्लो कर रहा है, इससे पहले भी है और उसके बाद भी है। हमने उस फ्लोइंग लिक्विड का एक पार्ट कंसिडर किया है, ठीक है। ये आपका एक रेफरेंस है, वहां से पाइप के इस वाले पोर्शन का जो सेंटर है उससे हाइट, और ये वाली हाइट आपकी इस रेफरेंस लाइन से उस वाले सेंटर की हाइट है। P1 क्या है? P1 इस पोर्शन पर जो पिछले वाला लिक्विड प्रेशर लगा रहा होगा वो प्रेशर है। सुनेंगे ध्यान से, जो P1 प्रेशर है, ये लिक्विड आपका ऊपर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पोर्शन पे जो पीछे वाला लिक्विड प्रेशर लगाएगा वो आपका P1 है, और इस पोर्शन पे जो इसके आगे वाला है वो पीछे प्रेशर लगाएगा वो P2 है। ये बताएं, ये तो साफ साफ समझ में आता है कि पीछे वाला लिक्विड इसके ऊपर आगे फोर्स लगाएगा, आगे प्रेशर लगाएगा। क्या इस पोर्शन के जो आगे वाला लिक्विड है वो प्रेशर पीछे लगाएगा? ये समझ में आता है क्या? ये नहीं आता। समझाएं बेटा। एक्चुअली ये मैंने एग्जांपल एक बार दिया था, अगर मान लो आप मंदिर की लाइन में लगे हैं, है ना, जो आपका जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका फोर्स आपको आगे फील होगा कमर पे, है ना, और जो पीछे वाला है उसकी कमर का आपको पीछे बैकवर्ड फोर्स फील होगा। तो जब ये सब ऐसे लाइन खिसक रही होगी पानी वाली, तो आगे वाला पोर्शन पीछे फोर्स लगाएगा, तो प्रेशर पीछे बन रहा है P2। ठीक है, V1 क्या है? लिक्विड की वेलोसिटी इस पोर्शन पर, और V1 और V2 वहां पर उसकी वेलोसिटी है पानी की, या लिक्विड जो भी आपका गिवन है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। अब ये माने कि डेल्टा टी टाइम में, इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा एम मास और डेल्टा वी वॉल्यूम हैज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप ये पूरा लिख लें, क्या? इन टाइम डेल्टा टी, डेल्टा एम मास और डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा एम मास और डेल्टा वी वॉल्यूम इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा एम मास और डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हैज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी,
हैज शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखें ध्यान से, जितना लिक्विड यहां एंटर करेगा उतना ही वहां पे एग्जिट कर जाएगा। आपने डेल्टा टी टाइम कंसिडर किया है, तो डेल्टा टी टाइम में कुछ वॉल्यूम यहां पे एंटर किया होगा, उतना ही वॉल्यूम वहां एग्जिट किया होगा। और डेल्टा एम मास एंटर किया है, तो डेल्टा एम मास ही वहां पे आपका एग्जिट करेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस डेल्टा वी वॉल्यूम को यहां से वहां पहुंचाने तक। W विल बी इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी। एक्सप्रेशन लिखें, बताऊंगा कैसे आया ये। साथ में लिखें क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। W is work done, W is work done, क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ इन डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। दोबारा करना, सुनो आप, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब देखिए ये वर्क डन कैसे आया। वर्क डन आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे डेल्टा वी में आपके दो टर्म्स होंगे, डेल्टा वी में एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट ए डी एक्स। जो ए होगा वो प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपका फोर्स बन जाएगा, और जो डी एक्स है वो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। देखिए आप, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डेल्टा वी आपका ए डी एक्स है, मतलब एरिया इंटू डी एक्स, कितना आगे आपका डिस्प्लेस हुआ है, तो जब आपका डेल्टा वी यहाँ पे ए डी एक्स करेंगे तो प्रेशर इंटू एरिया विल बी फोर्स, और डी एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन आ जाएगा। ये P1 माइनस P2 क्यों किया, क्योंकि ये आपका लिक्विड ऊपर शिफ्ट कर रहा है, तो ये प्रेशर इस साइड फोर्स बनाएगा और वो इस साइड बनाएगा, तो नेट फोर्स इस साइड जो बनेगा वो P1 माइनस P2 बनेगा। यहां पे प्रेशर P1 लगा, यहां से P2 लगा, इन दोनों के कारण नेट फोर्स जब निकालेंगे, क्योंकि आपका लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर P1 ज्यादा रहा होगा, तो P1 माइनस P2 का टर्म वहां पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट नेट फोर्स। आपका P1 ज्यादा है, और P1 माइनस P2 के साथ आपने डेल्टा वी इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप निकालना चाहते हैं वर्क डन, और प्रेशर डिफरेंस इनटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन। ये कैसे पता लगा, आपका वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा वी को क्या आप लिख सकते हैं, ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से आपको ये आइडिया लग रहा है कि वर्क डन प्रेशर डिफरेंस और डेल्टा वी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहेगा। हाँ जी, इधर देख लो यार। हाँ जी, ठीक। ये समझ में आता है कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डेल्टा वी को ए डी एक्स, ए है आपका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और डी एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डी वी की, डेल्टा वी की जगह इसको यहां रखेंगे, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया विल बिकम फोर्स, और डी एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स आपका ये बेटा, यहां से आप देखो, ये मान लो कि इतनी लेंथ का वोटर आगे एंटर किया है, आपकी कुछ लेंथ का वोटर यहां से एग्जिट करेगा, वो डेल्टा एक्स है। उसको यहां पे मैं डेल्टा वी लिख रहा हूं, P1 माइनस P2, डेल्टा वी इज वॉल्यूम, जितनी वॉल्यूम आपकी एंटर की है उतनी एग्जिट की है। बट डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हैं, अगर यहां मैं बात करूं, ये डेल्टा एक्स है मान लो, तो ये एरिया इंटू डेल्टा एक्स विल बी डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा वी।
आराम से भावनाओं में, ठीक है, हटा दे। आप क्लास के बाद पूछ लेना बेटा, है ना? ठीक। हाँ जी, आपकी कोई क्लास है क्या इसके बाद? ठीक है, इतना ही करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।